कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज के थर्ड क्लास में आ जाओ। लास्ट डे अपने बिजनेस का डेफिनेशन और उसका फीचर्स देख लिए थे क्या है। आज अपने कौन से टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे? प्रोफेशन। चलो देखते हैं ये प्रोफेशन का मतलब क्या है। द टर्म प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन which involves application of specialized knowledge and skills to earn a living। अच्छा, जैसे सीए वाला लोग को क्या बोलते हैं? जो लोग चार्टेड अकाउंटेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अपने एक प्रोफेशनल है। तो आज एक सीए क्या है? ऐसी सीए बन जाएगा कि अपने अरे गहरे किसी को भी सीए बोल देंगे क्या? नहीं, उसको क्या करना पड़ता है? पढ़ाई करना पड़ता है। सीए वाला प्रोफेशनल पढ़ाई करना पड़ता है, उसको वो नॉलेज लेना पड़ता है ना। उसके बाद क्या करता है? वो आर्टिकलशिप वगैरह करता है, ट्रेनिंग वगैरह लेता है ना। उसको समझ में आता है कि किस तरीके से जब वो एक्चुअल में जॉब में जाएगा वो किस तरीके से वहां पे काम करेगा। समझ में आया? तो देखो, द टर्म प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन विच इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशल पढ़ाई पढ़ना पड़ता है। डॉक्टर को अपना पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा, लॉयर को अपना पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा, एक चार्टेड अकाउंटेंट को अपना पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा, है ना। वही चीज है। अगर उन लोगों को पैसा कमाना है तो उन लोगों के पास वो स्किल होना चाहिए, वही पढ़ाई का नॉलेज होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, तो बोलो मेरे साथ, प्रोफेशन का मतलब क्या है? द टर्म प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन। उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए? स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। क्या चाहिए? स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स। और हम लोग को आना चाहिए, है ना। हम लोग को समझ में आना चाहिए, हम लोग को काम समझ में आना चाहिए, तभी हम लोग रियलिटी में क्या है उसको परफॉर्म कर पाएंगे। तो तीन कीवर्ड है। प्रोफेशन क्या है? एक ऑक्यूपेशन है। क्या चाहिए? स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स चाहिए। क्यों? टू अर्न अ लिविंग। अब वापस से मेरे साथ साथ बोलो। Profession means an occupation which involves application of specialized knowledge and skills to earn a living। वापिस से बोलो। The term profession means an occupation which involves application of specialized knowledge and skills to earn a living। समझ में आया? अपने को स्पेशलाइज्ड नॉलेज पहले चाहिए, उसके बाद अपने को ट्रेनिंग दिया जाता है ना। अपने ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, वहां पे अपने को स्किल सिखाया जाता है कि किस तरीके से अपने को काम को परफॉर्म करना है, फिर ही क्या है अपने पैसा कमा पाए। अच्छा, द पर्सन्स हु आर एंगेज्ड इन प्रोफेशन आर कॉल्ड प्रोफेशनल। तो ऐसे लोग जो उस प्रोफेशन में इन्वॉल्व है उसको क्या बोलेंगे? अपने प्रोफेशनल्स बोलेंगे। आज जो सीए का पढ़ाई कर लिया, एग्जाम वगैरह दे दिया, ट्रेनिंग वगैरह कर लिया, आज जॉब कर रहा है, तो उस बंदे को अपने क्या बोलेंगे? कि वो एक प्रोफेशनल आदमी है, वो चार्टेड अकाउंटेंट है, वो एक प्रोफेशनल आदमी है। तो प्रोफेशनल्स कौन हो गए? द पर्सन हु आर इंगेज या फिर इन्वॉल्व इन प्रोफेशन। ऐसे लोग जो प्रोफेशन में इन्वॉल्व है या इंगेज्ड है उनको अपने क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल्स। वापस से बोलो। द पर्सन्स हु आर इंगेज्ड इन प्रोफेशन आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स। तो अपने दो टर्म पढ़े। क्या पढ़े? पहला कि प्रोफेशन क्या होता है, और दूसरा टर्म क्या पढ़े कि प्रोफेशनल्स कौन होते हैं। तो मेरे साथ बोलो वापस से। प्रोफेशन वर्ड का मतलब, द टर्म प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन जिसके लिए क्या चाहिए? विच इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स टू अर्न अ लिविंग। और प्रोफेशनल कौन हो गए? द पर्सन्स हु आर engaged in profession are called professionals। They render personal services of a specialized nature to their clients। आज एक सीए क्या करेगा? वो जो काम, वो जो सर्विसेज दे सकता है वो अपने क्लाइंट्स को वही सर्विसेज देगा। आज वो डॉक्टर वाला सर्विस तो नहीं दे देगा। डॉक्टर क्या करेगा? वो लोगों को ठीक करता है, वो पेशेंट्स को अटेंड करता है, लेकिन वो सीए वाला काम तो नहीं करेगा। तो हर प्रोफेशनल क्या करता है? अपना अपना काम करता है, वो किसी और का काम नहीं कर सकता। तो वही लिखा हुआ है, दे रेंडर पर्सनल सर्विसेज ऑफ अ स्पेशलाइज्ड नेचर टू देयर क्लाइंट्स। इन लोग के क्या होते हैं? प्रोफेशनल्स के क्लाइंट्स होते हैं। अच्छा, आज अगर हम डॉक्टर है, आज समझो मेरा पेशेंट को देखने का इच्छा नहीं कर रहा है, हम अपने भाई को बोल दिया काम करना, तुम जाके वो पेशेंट को देख ले मेरे बदले, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। इसीलिए लिखा है दे रेंडर। रेंडर मतलब दे गिव, दे प्रोवाइड, दे रेंडर पर्सनल सर्विसेज। उन लोगों को खुद को ही जाके वो सर्विस देना पड़ेगा, उसके बदले कोई और नहीं जा सकता सर्विस देने के लिए। आज मेरे पास सीए का टैग है, हम सीए है, हम जाके क्या है सीए वाले कंपनी में काम कर सकते हैं बिकॉज हम एक सीए है। आज मेरा मन नहीं तो अपने भाई को नहीं बोल सकते कि एक काम कर, तू मेरा आईडी कार्ड पहन ले और तुम जाके क्या है बैठ जाओ और मेरे बदले में काम करके आ जाना। ये वो लोग घुसने ही नहीं देगा, है ना। वही चीज है। तो दे रेंडर व्हाट?
पर्सनल सर्विसेज है। प्रोफेशनल लोग क्या करता है, पर्सनल सर्विसेज देता है, किसको, अपने क्लाइंट्स को। तुम लोग अगर ये भी लिखेगा कि दे रेंडर पर्सनल सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स तो वो भी चलेगा, ठीक है। द सर्विस इज बेस्ड ऑन प्रोफेशनल एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। अच्छा, आज हम सीए ऐसे बन गए क्या कि नहीं मेरे को पहले पढ़ाई पढ़ना पड़ा, उसी का जो पढ़ाई है स्पेशली वही पढ़ना पड़ा। आज हम सीए, हम बोलेंगे नहीं मेरे को सीए का पढ़ाई पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे को सीए का डिग्री भी चाहिए, हम क्या करेंगे, एमबीए का पढ़ाई पढ़ के सीए का डिग्री लेंगे। तो ऐसा हो सकता है क्या, मेरे को सीए का टैग अगर चाहिए, सीए का डिग्री अगर चाहिए, तो भाई सीए का जो पढ़ाई है, जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, वही तो मेरे को पहले पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, अगर हम पास होंगे तो मेरे को डिग्री मिलेगा। तो वही चीज है। द सर्विस इज बेस्ड ऑन प्रोफेशनल एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। तो ये सर्विस किसके ऊपर बेस्ड है, पहले तो पढ़ाई करो, जगह जगह अपने को ट्रेनिंग लेना पड़ता है, और फिर मेरा एक्सपीरियंस मैटर करता है। हम जितने एक्सपीरियंस होते रहेंगे हम उतना अच्छे से क्या है, सर्विस देते रहेंगे, है ना। प्रोफेशनल्स रिसीव फी फॉर द सर्विस। आज प्रोफेशनल कोई पागल तो है नहीं जो ऐसी सर्विस दे देगा, सबको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो बिजनेसेस के केस में क्या था, प्रॉफिट, बिजनेसेस का रिवॉर्ड क्या था, प्रॉफिट। लेकिन प्रोफेशनल्स लोग का रिवॉर्ड क्या है, फीस। प्रोफेशनल्स लोग को क्या मिलता है, फीस। और वो लोग क्या देता है, गुड्स देता है कि सर्विस देता है, सर्विस देता है। प्रोफेशनल्स लोग क्या करता है, सर्विसेज देता है। इसका ये देख लो कौन कौन हो गया प्रोफेशनल्स, चार्टेड अकाउंटेंट्स, मेडिसिन, लॉ, टैक्स कंसल्टेंसी, इन सब के बारे में जो पढ़ाई वगैरह कर रखे हैं वो क्या हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए। समझ में आया। हाँ वही इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, ये सब जो भी है, तुम स्पेशलाइज्ड स्पेशल नेचर का पढ़ाई अगर पढ़ रही हो और तुमको अगर डिग्री मिल गया है तो देन यू विल बी कॉल्ड अ प्रोफेशनल, तुम प्रोफेशनल होगी। इतना अपने को लिखना नहीं है, बस तुम एक ही एग्जांपल दे दोगी तो चल जाएगा। चार्टेड अकाउंटेंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ प्रोफेशन, दैट्स इट। तो हम लोग कौन सा टर्म पढ़े आज, हम लोग अभी सबसे पहला टर्म पढ़े प्रोफेशन। तो मेरे साथ बोलो, द टर्म प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन जिसके लिए क्या चाहिए, विच इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स टू अर्न अ लिविंग। प्रोफेशन वापस से बोलो, तीन कीवर्ड था। प्रोफेशन क्या है, ऑक्यूपेशन है, अपने को क्या चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए और स्किल्स चाहिए, क्या करने के लिए, टू अर्न अ लिविंग। बोलो वापस से, द टर्म प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन which involves application of specialized knowledge and skills to earn a living. Very good. Professionals कौन होते हैं, the persons who are engaged in profession are called professionals. एंड लोग क्या करते हैं, पर्सनल सर्विसेज देते हैं, किसको, क्लाइंट्स को। देते हैं का अच्छा वर्ड क्या है, रेंडर। बोलो, दे रेंडर पर्सनल सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स। अच्छा, उन लोग का सर्विस किसके ऊपर बेस्ड है, तीन चीज के ऊपर, प्रोफेशनल एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस। उन लोग का सर्विस किसके ऊपर बेस्ड है, प्रोफेशनल एजुकेशन, पहले तो पढ़ाई पढ़ो, एजुकेशन, फिर ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग, उसके बाद एक्सपीरियंस। तो देयर सर्विस इज बेस्ड ऑन प्रोफेशनल एजुकेशन, फिर ट्रेनिंग, फिर एक्सपीरियंस। और प्रोफेशनल्स लोगों को क्या मिलता है, फीस, किसके लिए, फॉर देयर सर्विसेज। एग्जाम्पल क्या हो गया प्रोफेशन का, चार्टेड अकाउंटेंट्स, इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग वगैरह। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोफेशन। ये क्लियर हुआ ये पैराग्राफ, ठीक है। अब क्या है, हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे, फीचर्स। हाँ ये वाला तुम लोग मार्क कर लो। उसके बाद हम लोग फीचर्स पढ़ेंगे। फीचर्स का दूसरा नाम अपने को बहुत अच्छे से पता है, कैरेक्टरिस्टिक्स। फीचर्स क्या होता है, डेफिनेशन को ही तोड़ के इलैबोरेटेड मैनर में पढ़ाया जाता है। वो अपने देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। फटाफट तुम लोग को ऑलमोस्ट पूरा पैरा ही मार्क करना है, पूरा पैरा ही मार्क कर दो। हाँ तुम लोग को क्या है, कुछ भी पूछ लेगा बीच में से, फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से या फिर एमसीक्यू के हिसाब से, तो मार्क कर लो। चलो आ जाओ फीचर्स में। फीचर्स में क्या लिखा है देखो, अपना क्या दिया हुआ है, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज में देखो क्या बोल रहे हैं, एवरी प्रोफेशन हैज अ स्पेशलाइज्ड एंड सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मेंबर्स ऑफ द प्रोफेशन आर रिक्वायर्ड टू लर्न दिस नॉलेज। आज सीए का क्या होता है, अपना पढ़ाई होता है। तो मेंबर लोग को क्या करना पड़ता है, जो भी सीए में वो कर रहा है, अपना रजिस्ट्रेशन भर रहा है, जो भी सीए बनना चाहता है उसको क्या करना पड़ेगा, वो पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा।
लॉयर का अपना पढ़ाई होता है, लॉ का पढ़ाई होता है, उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, लॉ का अपना पढ़ाई को पढ़ना पड़ेगा, है ना। डॉक्टर का अपना पढ़ाई होता है, अलग अलग लोगों को क्या होता है, अपना अपना पढ़ाई होता है। हम लोग जो भी प्रोफेशन चूज कर रहे हैं, मेरे को उस प्रोफेशन का पढ़ाई जो है, वो जो नॉलेज है वो गेन करना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा, अगर मेरे को उसका डिग्री चाहिए तो यहाँ पे वही लिखा है, एवरी प्रोफेशन, हर प्रोफेशन का, चाहे वो कुछ भी हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, सीए हो, सीएस हो, कुछ भी हो, एवरी प्रोफेशन हैज अ स्पेशलाइज्ड एंड सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, है ना। सबका अपना अपना पढ़ाई होता है, and members of this profession and members of the profession are required to learn this knowledge। और हर मेंबर को क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर प्रोफेशन का अपने पढ़ाई को पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, उसके बगैर वो प्रोफेशनल नहीं कहलाएंगे, है ना। तो पहला पॉइंट क्या था अपना, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, नॉलेज है ना, वो नॉलेज मेरे को लेना पड़ता है। वापस से बोलो, पहला पॉइंट क्या था, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। चलो दूसरा, फॉर्मल ट्रेनिंग। फॉर्मल ट्रेनिंग में क्या बोल रहे हैं अपने को, देखो, अ प्रोफेशन प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू दोज हु वांट टू अक्वायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो अगर आज मेरे को सीए करना है, अगर मेरे को उसका क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर हम चाहते हैं क्या कि मैं, मेरे को मेरा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, चार्टेड अकाउंटेंट, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले तो फॉर्मल तरीके से उसका जो भी, जैसे पहले सीए फाउंडेशन होता है, उसका पढ़ाई पढ़ो, एग्जाम दो। फिर आईपीसीसी होता है, उसमें 2 ग्रुप होता है, उसका पढ़ाई पढ़ो, उसका एग्जाम दो। फिर फाइनल्स होता है, उसका पढ़ाई पढ़ो और फिर एग्जाम दो। तो ये फॉर्मल एजुकेशन जो है वो मेरे को गेन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक देखो, जैसे कि चार्टेड अकाउंटेंट क्या हो गए, प्रोफेशनल हो गए, उन लोगों को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, चार्टेड अकाउंटेंट क्या हो गए, प्रोफेशनल हो गए। उन लोगों का जो इंस्टीट्यूट होता है उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं आईसीएआई। ये क्या हो गया, प्रोफेशनल एसोसिएशन हो गया। हर चार्टेड अकाउंटेंट को क्या करना पड़ता है, यहाँ जाके मेंबरशिप लेना पड़ता है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जैसे कि आज सपोज हम भी, जब हम सीए कर रहे थे, जब 12th के बाद ही हम अप्लाई किए कि भाई मेरे को सीपीटी का एग्जाम देना है, तो हम सीपीटी का एग्जाम ऐसे ही जाके नहीं दे दिए कि भाई रूम में एग्जाम हो रहा है, हम घुस गए, हम एग्जाम दे के आ गए, नहीं। मेरे को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि पार्क स्ट्रीट में है, वहां जाना पड़ा। आईसीएआई, देखो इसका फुल शॉर्ट फॉर्म क्या है, आईसीएआई। आईसीए का फुल फॉर्म क्या होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। मेरे को वहां जाना पड़ा, मेरे को पूरा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा, समझ में आया। उसके बाद ही हम एलिजिबल होंगे, उसके बाद ही हम एग्जाम दे पाएंगे। तो वही चीज है। और वो लोग क्या करते हैं, समझो तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो गया, तुम एक बार एग्जाम दे दी, अब क्या होता है, वो लोग ट्रेनिंग पीरियड देते हैं, उन लोग का 1 महीना 2 महीना का ट्रेनिंग पीरियड होता है। वहां जाके क्या है, वो लोग सिखाता है कि आपको रियलिटी में क्या करना है, आप जॉब अपने आप एक्सपीरियंस दिखाता है अपने को, कि अपने को किस हिसाब से आगे काम करना है, समझ में आया। तो वही लिखा हुआ है, अ प्रोफेशन प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू दोज हु वांट टू अक्वायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो जिसको सीए का क्वालिफिकेशन चाहिए, जिसको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, उसको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई भी पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ ट्रेनिंग भी लेना पड़ेगा। समझ में आया, बिना ट्रेनिंग के नहीं होगा। ट्रेनिंग अगर हम लोग नहीं लेंगे तो हम लोग काम कैसे करेंगे, है ना। हम लोगों को कैसे पता कि कैसे क्या काम करना है, तो वो लोग हम लोग को ट्रेन भी करता है कि किस हिसाब से आपको आगे काम करना है। हाँ, एग्जाम्स के बाद वो लोग 1 महीना 2 महीना का ट्रेनिंग पीरियड रखता है, और जब तुम जॉब में जाओगी तब तो वहां पे तुम लोग को सिखाएगा ही, लेकिन एक इंस्टीट्यूट का भी क्या है, एक फर्ज बनता है कि वो भी तुमको सिखाए, तो वही चीज। तो अपना पहला पॉइंट क्या था, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा, फॉर्मल ट्रेनिंग। फॉर्मल ट्रेनिंग में क्या लिखा था, प्रोफेशन प्रोवाइड्स फैसिलिटीज। प्रोफेशन अपने को क्या करता है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। क्या चीज का फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, एजुकेशन का, वो अपने को एजुकेट करता है, वो अपने को ट्रेन करता है। और किसको एजुकेट और ट्रेन करता है, उन्हीं लोगों को जिसको वो प्रोफेशनल पढ़ाई पढ़ना है, जिसको वो क्वालिफिकेशन चाहिए, है ना। आज अगर मेरे को सीए में इंटरेस्ट ही नहीं होगा, अगर समझो तुम लोग को सपोज सीए में इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम लोग वहां जाके क्यों ट्रेनिंग लेगा, तुम लोग क्यों उसका पढ़ाई पढ़ेगा, है ना। अगर किसी बंदे को इंटरेस्ट है तो ही वो वहां जाके रजिस्ट्रेशन करवाएगा, वो उसका पढ़ाई भी पढ़ेगा और फिर वो उनसे ट्रेनिंग भी लेगा। समझ में आया। चलो, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। एग्जैक्टली, नहीं, जैसे सीए के केस में क्या है कि जैसे समझो तुमको सीए करना है, तुमको पहला स्टेप होता है उसका सीए फाउंडेशन। तो उन लोगों का मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आप 12th पास होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए। आज अगर 6 का बच्चा सोचा कि हम तो 6 का फाइनल एग्जाम दे दिए, अब मेरा मन है सीए करने का, हम 7 8 कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा जाएंगे, हम सीए का पढ़ाई करेंगे,
तो वो पागल थोड़ी ना इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो बोलेगा भाई मेरा मिनिमम है कि मेरा मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि बच्चा 12th पास होना चाहिए, उसके बाद ही आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना आपका अलाउड है, नहीं तो हम आपको घुसने नहीं देंगे। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, समझ में आया? अब देखो, एंट्री टू अ प्रोफेशन इज अलाउड ओनली टू दोज हु हैव कंप्लीट द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन एंड हैव पास द स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन। तो 12th हर प्रोफेशन का क्या होता है, अपना कुछ कानून होता है, अपना नियम होता है कि भाई आपके पास मिनिमम क्या है, 12th का तो मार्कशीट होना चाहिए। अगर मेरे को दिखेगा कि आप पास हो तो ही हम लोग आपको इस प्रोफेशनल एग्जाम में घुसने देंगे, नहीं तो नहीं घुसने देंगे। दिस इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो बोलो मेरे साथ 3 पॉइंट क्या था, अपने क्या पढ़ रहे हैं? फीचर्स किसका? प्रोफेशन का। फीचर्स प्रोफेशन का। सबसे पहला स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा फॉर्मल ट्रेनिंग, थर्ड रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब प्रोफेशनल एसोसिएशन, हाँ जो इंपॉर्टेंट है हम तुम लोग को अपने पढ़ा दे रहे, जो पढ़ने का नहीं रहेगा वो खुद बोल देंगे तुम लोग, ठीक है? देखो अब पहले ही तुम लोग इधर आ जाओ। देखो प्रोफेशंस क्या हो गया, मेडिकल एक प्रोफेशन है, लॉ एक प्रोफेशन है, अकाउंटिंग प्रोफेशन है, सीएस एक प्रोफेशन है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है वो एक प्रोफेशन है, इंजीनियरिंग प्रोफेशन है, ये सब प्रोफेशन है। तो मेडिकल का प्रोफेशनल क्या हो गया? डॉक्टर। मेडिकल में कौन होते हैं? डॉक्टर होते हैं। तो डॉक्टर को क्या बोलेंगे अपने? प्रोफेशनल। लॉ में कौन हो गया प्रोफेशनल? लॉयर। लॉयर को क्या बोलेंगे कि ही इज अ प्रोफेशनल पर्सन, प्रोफेशनल है। अच्छा चार्टेड अकाउंटेंट्स भी क्या है? प्रोफेशनल है। अकाउंटिंग जो प्रोफेशन है उसका प्रोफेशनल लोग कौन होता है? चार्टेड अकाउंटेंट्स। कंपनी सेक्रेटरी क्या है? प्रोफेशन है, इसके प्रोफेशनल्स कौन हो गए? कंपनी सेक्रेटरीज। कॉस्ट अकाउंटिंग एक प्रोफेशन है, इसका प्रोफेशनल क्या हो गया? कॉस्ट अकाउंटेंट्स। जैसे चार्टेड अकाउंटेंट्स वैसे कॉस्ट अकाउंटेंट्स। इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन है लेकिन इसका प्रोफेशनल्स कौन हो गया? चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट। थोड़ा डिफरेंस है, जैसे उसका पढ़ाई थोड़ा, सीए का पढ़ाई थोड़ा ज्यादा होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट का पढ़ाई थोड़ा सा कम होता है, उस हिसाब से थोड़ा डिफरेंस है। तुम्हारा जितना हार्ड पढ़ाई उतना तुमको सैलरी अच्छा मिलेगा, जॉब अच्छा मिलेगा, समझ रही हो? जितना कम उस हिसाब का पढ़ाई रहेगा उतना तुमको सैलरी भी वैसे ही मिलेगा, तो वो मैटर करता है। अभी तुम लोग नहीं समझेगा ये सब चीज, आगे जाके जब तुम लोग 12th पास कर लेगा तो तुम लोग को धीरे धीरे समझ आएगा कि कौन से करियर में घुसना चाहिए, कौन सा करियर तुम लोग के लिए बेनिफिशियल है, ये सब अभी तुम लोग दिमाग से हटा दो, ठीक है? बस जितना समझा रहे उतना समझो। इंजीनियरिंग क्या एक प्रोफेशन है, इसका प्रोफेशनल्स लोग को क्या बोलते हैं? इंजीनियर्स। जैसे आदर्श सर क्या है? इंजीनियर है, तो वो क्या है? प्रोफेशनल है ना? और उनका प्रोफेशन क्या हो गया? इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन हो गया। अच्छा अब हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखो प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या होता है, डॉक्टर क्या बोले? एक प्रोफेशनल है। इनको जैसे हम तुम लोगों को क्या बोले, चार्टेड अकाउंटेंट्स को कहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। डॉक्टर लोगों को कहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। हाँ, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये क्या हो गया? प्रोफेशनल एसोसिएशन हो गया, एक बॉडी हो गया, है ना? जहां पे जाके क्या करवाना पड़ता है? इन लोग को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, मेंबर बनना पड़ता है, वहां का मेंबरशिप बनवाना पड़ता है। लॉयर का प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या हो गया? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना? इन लोग लॉयर लोग को क्या करना पड़ेगा? यहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर इन लोग यहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएगा तो इन लोग कोई भी एग्जाम नहीं दे पाएगा, एग्जाम नहीं दे पाएगा तो इन लोग को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। डिग्री कौन देता है? इन लोग ही तो डिग्री देता है। आज अगर हम जाके वहां रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाएंगे तो मेरे को डिग्री नहीं मिलेगा, क्योंकि डिग्री तो वही लोग इश्यू करता है। तो वही चीज है, चार्टेड अकाउंटेंट्स एक प्रोफेशनल है, इनका प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या हो गया? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। यहीं पे जाके मेरे को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, इन्हीं के थ्रू मेरे को एग्जाम्स देना पड़ता है, और इन्हीं के वहां से सर्टिफिकेट आता है कि भाई हम पास हुए कि फेल हुए हैं। मेरे को यहाँ जाके ट्रेनिंग करना पड़ता है, और फिर हम जब सारा एग्जाम क्लियर कर लेंगे तब मेरे को डिग्री क्या कौन देगा? इन लोग ही देगा, ये ऑर्गेनाइजेशन ही देगा, प्रोफेशनल एसोसिएशन ही देगा मेरे को। वैसे ही ये सब है। कंपनी सेक्रेटरीज का प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या हो गया? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। हाँ एग्जैक्टली, समझ में आया? तो वही सब है। देखो अब अपने पढ़ते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या है। एवरी प्रोफेशन हैज इट्स ओन एसोसिएशन। हर प्रोफेशन का क्या होता है? हर प्रोफेशन का अपना खुद का एसोसिएशन होता है ना? अ प्रोफेशनल एसोसिएशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इट्स मेंबरशिप इज एसेंशियल, है ना? अ प्रोफेशनल एसोसिएशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इट्स मेंबरशिप इज एसेंशियल। मेरे को क्या करना पड़ेगा? वहां जाके उसका मेंबरशिप लेना पड़ेगा।
अच्छा, ये लीगल चीज है, स्टैट्यूटरी बॉडी एक लीगल चीज है, ये इलीगल चीज नहीं, एक लीगल चीज है। द एसोसिएशन रेगुलेट्स एंट्री इन द प्रोफेशन, इसी एसोसिएशन के थ्रू क्या है अपने उस प्रोफेशन में एंट्री ले पाएंगे। ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, वही लोग मेरे को ये सर्टिफिकेट दे पाएगा। अगर समझो मेरे को कहीं पे जॉब नहीं करना है, ठीक है, अगर समझो मेरे को कोई कंपनी में जॉब नहीं करना है, मेरे को अपना खुद का फर्म खोलना है, मेरे को क्या करना है, खुद का अपना फर्म खोलना है, तो मेरे को क्या चाहिए, हम क्या बोलेंगे कि भाई मेरे को अपना खुद का प्रैक्टिस करना है, तो वो चीज भी वो सर्टिफिकेट कौन देगा, इंस्टीट्यूशन ही देगा, प्रोफेशनल एसोसिएशन ही देगा मेरे को। फॉर्मुलेट्स एंड एनफोर्सेस कोड ऑफ कंडक्ट, और अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। जैसे देखो क्या होता है कि कोड ऑफ कंडक्ट, आज कंपनी ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले लोग क्या है, तुम लोग को पता होना चाहिए, ऑडिट के लिए जाते हैं। ऑडिट माने दूसरा कंपनी का चेकिंग करने के लिए जाते हैं कि वो कंपनी ठीक से तो काम कर रहा है ना, उल्टा पुल्टा हिसाब से काम नहीं कर रहा है ना। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोग का यही काम होता है कि वो लोग को क्या है, ऑडिट पे जाना पड़ता है, दूसरे कंपनीज पे जाना पड़ता है, और वो लोग चेक करते हैं कि घपलाबाजी तो नहीं हो रहा है ना। तो क्या है, आज अगर समझो कुछ हो भी रहा है, वो लोग तो एक कंपनी के पास नहीं जा रहे हैं ऑडिट करने, वो लोग बहुत सारे कंपनीज में जा रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशन ये बता रखा है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये कोड ऑफ कंडक्ट दे रखा है, एक बोर्ड रखा है, तुम लोग ओथ लो कि कोई भी कंपनी का जो सीक्रेट चीज है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, वो तुम लोग लीक नहीं करेगा। अगर तुम हम लोग को पता चला कि तुम लोग एक कंपनी का दूसरी कंपनी में जाके बात इधर उधर कर रहे हो, तो तुम लोग का जो डिग्री है वो ले लिया जाएगा। समझ में आया, तो वो चीज है। तुम लोग को सिखाया जाता है कि तुम लोग को किस हिसाब से बिहेव करना है, तुम लोग का प्रिंसिपल्स ये होना चाहिए। समझ में आया, तो वो चीज है। हाँ, मतलब उन लोग को एक ओथ दिया जाता है, प्रॉमिस दिया जाता है, उन लोग को सिखाया जाता है कि किस हिसाब से काम करें, वो प्रॉमिस उन लोग को निभाना पड़ता है। अगर उन लोग कुछ भी गलत काम करेंगे तो क्या होगा, उन लोग का डिग्री चला जाएगा। तो वही चीज है। समझ में आया प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब सर्विस मोटिव, प्रोफेशनल्स आर एक्सपेक्टेड टू एम्फसाइज सर्विस टू देयर क्लाइंट्स रादर देन इकोनॉमिक गेन। तो देखो बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, लेकिन प्रोफेशनल लोग का मेन मोटिव क्या है, पैसा कमाना नहीं है, इन लोग का मेन मोटिव क्या है, सर्विस देना। आज डॉक्टर क्या चाहेगा, उसका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, उसका जो पैसा आ रहा है वो, कि पहले वो चाहेगा कि मेरा जो क्लाइंट आ रहा है, मेरा जो पेशेंट आ रहा है उसको हम ठीक करें। पेशेंट आ रहा है, पहले उसका काम है अच्छे से सर्विस देना, बाद में पैसा। तो बिजनेस का मेन मोटिव होता है पैसा कमाना, लेकिन प्रोफेशन का मेन मोटिव होता है पहले ठीक से सर्विस देना। नहीं, बहुत अगर डॉक्टर लोग पैसा ले भी लेते हैं तो ठीक है, लेकिन उन लोग का मेन काम क्या है, उन लोग का मेन फोकस क्या है, पहले पेशेंट को ठीक कर, पहले आप अच्छी तरीके से सर्विस दो। समझ में आ रहा है, वो चीज है। तो प्रोफेशनल्स आर एक्सपेक्टेड टू एम्फसाइज सर्विस टू देयर क्लाइंट्स रादर देन इकोनॉमिक गेन। तो पैसा के बारे में हम लोग नहीं सोचते, पहले हम लोग का मेन मोटिव क्या है कि क्लाइंट्स को अच्छे से सर्विसेज दो। तो अपना पहला पॉइंट क्या था, प्रोफेशनल एसोसिएशन, और फिर क्या पढ़े अभी अपने, सर्विस मोटिव। अच्छा, समझ में आया। कोड ऑफ कंडक्ट भी एक बार रीड कर लेते हैं। द एक्टिविटीज ऑफ अ प्रोफेशनल आर रेगुलेटेड बाय अ फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है ना, तो प्रोफेशनल को किस हिसाब से एक्ट करना पड़ता है, जो कोड ऑफ कंडक्ट उन लोग को मिला हुआ है, जैसा उन लोग को बोला हुआ है कि किस तरीके से, हाँ जो रूल्स आप लोग को मिला हुआ है वो रूल्स के हिसाब से आप लोग को चलना पड़ेगा। आप लोग अपना मन मर्जी का कुछ भी नहीं कर सकते हो। द कोड, ये कोड कौन देता है, हम लोग खुद से बना लेते हैं कि इंस्टीट्यूट देता है, प्रोफेशनल एसोसिएशन देता है। The code is prescribed by the professional association of which he is a member. तो आज डॉक्टर क्या है, इसका मेंबर है ना, और ये क्या है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है, वही लिखा हुआ है। The code is prescribed by the professional association of which he is a member. क्लियर हुआ, चलो ठीक है, गरिमा क्लियर, वंशिका ठीक है। तो कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली क्या हो गया, ये वो रूल्स हो गया जो कौन देता है, प्रोफेशनल एसोसिएशन देता है, और एक प्रोफेशनल उस प्रोफेशनल एसोसिएशन का क्या है, मेंबर। चलो, तो फीचर्स बोलो मेरे साथ साथ क्या है, आपने कितना फीचर्स पढ़े। देखो हम तुम लोग को पूरा 6 का 6 इसीलिए पढ़ा दिए बिकॉज तुम लोग को 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। कोड ऑफ कंडक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो तुम लोग को बोलना पड़ेगा, ये चीज समझाना पड़ेगा। समझ में आया, इसीलिए तो तुम लोग को अंदर से कुछ भी पूछ लेगा, इसीलिए तुम लोग को हम सारा पढ़ा दिए। तो प्रोफेशन का फीचर्स क्या क्या है, पहले तो फीचर्स बोलो। सबसे पहला, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। इसमें अपने क्या पढ़े कि अपने को रिक्वायर्ड जो नॉलेज है उस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को अचीव करने के लिए मेरे को वो पढ़ाई क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और हर प्रोफेशन क्या होता है, हाँ नहीं, हर प्रोफेशनल को उसका मेंबर बनना पड़ता है ना, वही चीज है। देखो, मेंबर्स ऑफ द प्रोफेशन आर रिक्वायर्ड टू लर्न दिस नॉलेज। हर प्रोफेशनल एसोसिएशन का क्या है, अपने को वो मेंबर बनना पड़ेगा, और हर मेंबर को क्या है, वो नॉलेज पढ़ना पड़ेगा, अगर उसको क्या चाहिए, डिग्री चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़े अपने, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा, फॉर्मल ट्रेनिंग। इंस्टीट्यूट क्या करता है अपने को,
फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। किस चीज का फैसिलिटीज? एजुकेशन का और ट्रेनिंग का। तो दूसरा पॉइंट क्या था? फॉर्मल ट्रेनिंग। अच्छा, पहला क्या था? स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा फॉर्मल ट्रेनिंग। थर्ड रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। क्या कोई भी घुस जाएगा? नहीं, मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है। तो क्या लिखा हुआ है? नहीं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, कहाँ लिखा हुआ था? द सर्विस कहीं और लिखा हुआ था, देखो बता रहे तुमको। सर्विस इज बेस्ड ऑन प्रोफेस। उन लोग का सर्विस, जो उन लोग आज सर्विस तुम कब दोगी? जब तुम्हारे पास डिग्री आ जाएगा। तो उन लोग का सर्विस किसके ऊपर बेस्ड है? पहले तो पढ़ाई पढ़ना पड़ता है, फिर ट्रेनिंग करना पड़ता है, फिर एक्सपीरियंस। बोल रहे हैं कि उतना अच्छा तुम सर्विस दे पाओगे जितना तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है। पहली साल में अगर समझो तुम्हारे को आज ही डिग्री मिला है, पहला साल तुम उतना अच्छा एक्सपीरियंस, तुम उतना अच्छा सर्विस नहीं दे पाओगे, बिकॉज तुम्हारे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं। ईयर बाय ईयर तुमको जितना जितना एक्सपीरियंस मिलता जाएगा उतना अच्छा तुम सर्विस दे पाओगे। यहाँ पे वो मैटर करता है। समझ में आया? तो पहला क्या था? स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा फॉर्मल ट्रेनिंग। तीसरा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। फिर प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो क्या होता है? अपने को क्या बोला यहाँ पे? हर प्रोफेशन का क्या होता है? अपना खुद का इंस्टीट्यूशन होता है, अपना खुद का एसोसिएशन होता है, और मेंबरशिप लेना पड़ता है इस एसोसिएशन का, है ना? ये क्या करता है? रेगुलेट्स करता है एंट्री इन द प्रोफेशन, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ग्रांट करता है, कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह देता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने को बताता है। क्लियर हो रहा है? फिर क्या है? सर्विस मोटिव। इन लोग का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट मोटिव कि सर्विस मोटिव? सर्विस मोटिव। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट। मेरे साथ याद कर लो थोड़ा सा कोड ऑफ कंडक्ट। द एक्टिविटीज ऑफ अ प्रोफेशनल आर regulated by a formal code of conduct. वापस से बोलो लाइन। The activities of a professional are regulated by a formal code of conduct. एक्टिविटीज ऑफ अ प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशनल जो भी काम कर रहा है उसको किस हिसाब से काम करना पड़ेगा, उसको जो कोड ऑफ कंडक्ट मिला हुआ है, उसको जो ओथ मिला है, जो प्रोमिसेस मिला है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस मिला है, जो प्रिंसिपल्स है, वैल्यूज है, वो उसको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। द कोड, और कोड कौन प्रिस्क्राइब करेगा? हम, की प्रोफेशनल एसोसिएशन। द कोड इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोफेशनल एसोसिएशन, और वो प्रोफेशनल एसोसिएशन का हम क्या है? मेंबर है, ऑफ विच ही इज अ मेंबर। क्लियर हुआ? अब एम्प्लॉयमेंट में आ जाओ। एम्प्लॉयमेंट देखिए अपने क्या है। हाँ, इजी है बट एम्प्लॉयमेंट मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर पीपल वर्क फॉर अदर्स इन एक्सचेंज फॉर सम रेम्यूनरेशन। देखो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? आज जैसे समझो मेरे को स्टाफ चाहिए थी, तो हम लोग क्या किए? उसको हायर किए। वो क्या कर रही है? मेरे लिए काम कर रही है, उसके बदले हम लोग उसको क्या देंगे? पैसा देंगे। वही लिखा हुआ है। Employment means an economic activity where people work for others. वो क्या कर रही है? हम लोग के लिए काम कर रही है। हम लोग उसके अपने तो नहीं है, हम लोग तो कोई और है। वो हम लोग के लिए काम कर रही है, उसके बदले in exchange for some remuneration. Remuneration means salary या wages, जो भी पैसा, उसके बदले हम लोग क्या कर रहे हैं उसको? वो जो भी अपना सर्विस हम लोग को दे रही है उसके बदले हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको पैसा दे रहे हैं, रेम्यूनरेशन दे रहे हैं। सैलरी बोलो चाहे वेजेस बोलो चाहे कमीशन बोलो, जो भी, दैट इज रेम्यूनरेशन। तो बोलो मेरे साथ, एम्प्लॉयमेंट मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है? पैसा। तो एम्प्लॉयमेंट मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इसमें क्या है? लोग किसी और के लिए काम कर रहे हैं, किसके बदले में? पैसा के बदले में। where people work for others in exchange for some remuneration. सैलरी का, वेजेस का अच्छा नाम क्या है? रेम्यूनरेशन। क्या है? रेम्यूनरेशन। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां लोग क्या कर रहे हैं? दूसरे के लिए काम कर रहे हैं इन एक्सचेंज फॉर सम रेम्यूनरेशन। देख के बोलो, बट बोलो। एम्प्लॉयमेंट मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी where people work for others in exchange for some remuneration. वापस बोलो। Employment means an economic activity where people work for others in exchange for some remuneration. The persons who work for others, the person who work for others are called employees. तो वो मेरी क्या है? एम्प्लॉई है, क्योंकि वो मेरे लिए काम कर रही है। तो एम्प्लॉई कौन हो गए? द पर्सन who work for others are called employee. आज जैसे समझो तुम लोग भी जब बड़ा हो जाएगा, तुम लोग ऑफिस में जाएगा काम करने के लिए, तो तुम लोग क्या हो जाएगा? एम्प्लॉइज हो जाएगा। क्यों? बिकॉज तुम लोग किसी के लिए काम कर रहे हो। समझ में आया? The persons or organizations
which engages others to work for them are called employer. आज हम लोग क्या किए, उसको हायर किए कि भाई तुम मेरे लिए काम करो, तो हम लोग कौन हो गए, बॉस. बॉस को क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय. क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर्स. और एम्प्लॉय कौन हो गए, जो मेरे लिए काम कर रहा है, और जो काम दे रहा है वो कौन होता है, एम्प्लॉयर्स. ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को पूछ सकता है एक एक या दो दो नंबर के लिए कि एम्प्लॉयर क्या होते हैं, एम्प्लॉय क्या होता है. तीन तो अभी तक अपने देखो, इतना सा चीज में अपने तीन तो डेफिनेशन पढ़ लिए कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयर क्या होता है, एम्प्लॉई क्या होता है. चलो मेरे साथ तीनों वापस रिपीट करो. एम्प्लॉयमेंट मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर पीपल वर्क फॉर अदर्स इन एक्सचेंज फॉर सम रेम्यूनरेशन. अच्छा, एम्प्लॉय क्या होता है, द पीपल हु वर्क फॉर अदर्स आर कॉल्ड एम्प्लॉयज. और एम्प्लॉयर मतलब द पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन which engages others to work for them are called employers. ये तीनों वर्ड क्लियर हुआ. ये इंपॉर्टेंट था, एम्प्लॉयमेंट और क्या था, एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर्स. ये तीन डेफिनेशन अपने पढ़े. अब क्या है आगे का देखते हैं. द रेम्यूनरेशन गिवन बाय, अच्छा रेम्यूनरेशन कौन देगा, वो मेरे को देगी कि हम लोग उसको देंगे, हम लोग उसको देंगे. तो हम लोग कौन थे, एम्प्लॉयर के एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर. और वो कौन है, तो रेम्यूनरेशन एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉई को. रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी या फिर वेजेस. The remuneration given by an employer to his employees is known as wages या फिर salary. तो जो भी हम लोग उसको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, वो रेम्यूनरेशन क्या हो गया, वेज हो गया या फिर सैलरी हो गया. तुम लोग को पता है ना वेज सैलरी के बीच का डिफरेंस. हाँ क्या बोल रही हो गरिमा. बॉस एक तरीके का ओनर हो गया, बॉस हो गया, हेड हो गया बेसिकली, क्योंकि वो हेड है, हम काम दे रहे हैं उसको, हम क्या हो गए. बॉस एक जनरल वर्ड है, समझ में आया, जो कि पहले से है. और ये सब जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ये सब अपना इकोनॉमिक्स कॉमर्स का लैंग्वेज है, समझ में आया. और बॉस एक जनरल वर्ड है. जैसे कि ओनर होता है, ओनर क्या हो गया, जो ओन कर रहा है. लेकिन अकाउंट्स में कॉमर्स में बोलता अगर एक सिंगल आदमी ओनर है तो उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर. तो ये सब पर्टिकुलर सब ये ओनर क्या है, एक जनरल वर्ड है जो सबके लिए वैलिड है. लेकिन ये सब जो ओनर हो गया, सोल प्रोप्राइटर हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, ये सब बेसिकली क्या है, तुम्हारा कॉमर्स का लैंग्वेजेस है, अकाउंट्स का लैंग्वेजेस है, इकोनॉमिक्स का लैंग्वेजेस है, अकाउंट्स का लैंग्वेजेस है. समझ में आया, जो कि ये सब सब्जेक्ट्स के थ्रू डिराइव. चलो तो बोलो वेजेस या सैलरी क्या है, द रेम्यूनरेशन गिवन बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉइज इज नोन एज वेज और सैलरी. गरिमा क्लियर हुआ ये वाला वेज और सैलरी. तो जो जो डेफिनेशन हम लोग कर रहे हैं वो हम यहाँ पे मार्क करते जा रहे हैं. अच्छा, आज वो एम्प्लॉय जो है ये अपने हिसाब से काम करेगी कि हम लोग जो इसको काम देंगे ये वो करेगी, हम लोग जो इसको काम देंगे वो करेगी, वही चीज लिखा है. द एम्प्लॉय परफॉर्म्स द वर्क असाइंड टू हिम बाय हिज एम्प्लॉयर एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. समझ में. तो एम्प्लॉय किस तरीके का काम करेगा, जिस तरीके का काम हम लोग उसको देंगे. देयर इज एन ओरल और रिटन अग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय. तो जब वो मेरे साथ आई, हम लोग हो सकते हैं ओरली भी बात कर ली कि भाई हम तुमको इतना सैलरी देंगे, तुमको ये कपड़ा पहन के आना है, और तुमको मंडे से सैटरडे आना है, तुम्हारा संडे छुट्टी रहेगा, मान लो. ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ओरल कॉन्ट्रैक्ट, ओरल अग्रीमेंट. अब रिटन अग्रीमेंट क्या होता है, अगर समझो हम एक पेपर बना दिए, हम उसमें सब चीज लिख दिए, हम अपना साइन कर दिए, उसका साइन बोल दिए तुम कर दो, और वो हम उसको भी दे दिए, एक हम अपने पास भी रख ले, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिसका अच्छा नाम है रिटन अग्रीमेंट. कॉन्ट्रैक्ट बोलो चाहे अग्रीमेंट बोलो, बात एक ही है. तो कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट कैसा हो सकता है, ओरली भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है. तो वही लिखा, देयर इज एन ओरल और रिटन अग्रीमेंट किसके बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में. क्लियर हो रहा है. द एम्प्लॉय एक्ट्स अंडर द गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ हिज एम्प्लॉय. तो हम लोग उसको जिस तरीके से गाइड करेंगे, हम लोग उसको जिस तरीके से कंट्रोल करेंगे, वो वैसे ही क्या है एक्ट करिए. आज हम लोग उसको बोल रहे नहीं तुम इस तरीके से काम करो, वो बोल सकती है कि नहीं मेरे को इस तरीके से काम करना अच्छा नहीं लगता है, मैं तो दूसरे तरीके से काम करूंगी, नहीं शी कैन नॉट. तो हम लोग जैसा उसको गाइडेंस दे रहे हैं उसी के अंदर क्या है, उसको एक्ट करना पड़ेगा. हाँ एग्जैक्टली. हाँ
समझ में आया? श्योर? एक एक लाइन क्लियर है? सबसे पहला पॉइंट अपना क्या था? एम्प्लॉयमेंट। पहला पॉइंट क्या था? क्या बोल रही हूँ? ये वाला लाइन समझा दे एक बार। द एम्प्लॉय कौन है वंशिका? हम की वो किस तरीके से काम करेगी? जो काम हम उसको देंगे। द एम्प्लॉय परफॉर्म्स द वर्क असाइंड टू हिम। असाइंड मतलब जो भी काम उसको दिया हुआ है, वो उसको काम कौन देगा? हम लोग देंगे। हम लोग कौन है? एम्प्लॉयर। देखो क्या लिखा था, एम्प्लॉय परफॉर्म्स द वर्क असाइंड टू हिम। उसको जो भी काम दिया हुआ है बाय हिज एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के हिसाब से जो भी काम दिया हुआ है एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आज जैसे एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया? जैसे कि समझो मेरा शर्ट बनाने का काम है, तो हम बहुत सारे लोगों को रखे हैं। एक आदमी होगा बटनिंग के लिए, बटन लगाने वाला, एक होगा स्टिचिंग के लिए, एक होगा प्रिंटिंग के लिए, एक होगा डाइंग के लिए। अलग अलग लोगों के लिए क्या है, अलग अलग चीज, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होता है, तभी एक शर्ट बन पाएगा। एक ही आदमी को बोलेंगे तुम डाई भी करो, प्रिंट भी करो, और ना काटो भी उसको, बटन भी करो, स्टिचिंग भी करो, तो कभी नहीं कर पाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आज हम क्या किए, जैसे हम शर्ट बनाते हैं तो हम बटन, मेरे को बटन लगाने वाला कोई चाहिए, तो हम क्या किए, एक आदमी को हायर किए जो बटन लगाएगा। वो कब आएगा, वो क्या पहनेगा, वो कितना बजे जाएगा, वो कितना बजे खाएगा, उसका सैलरी क्या है, वो कौन सेट करेंगे? एम्प्लॉयर सेट करेगा। टर्म्स एंड कंडीशंस यही हो गया। और वो किस तरीके से काम करेगा? जो काम हम उसको बोलेंगे वो वैसे ही काम करेगा, वो किसी और का बात क्यों सुनेगा? हम लोग उसको जो काम दिए हैं, जो हम लोग जो वर्क उसको असाइन किए हैं, वही काम क्या है, उसको करना पड़ेगा। आज जैसे हम लोग का टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है कि भाई वो माने बटन करेगा। आज समझो मेरा एक प्रिंटिंग का आदमी नहीं आया, शर्ट प्रिंट करने वाला आदमी नहीं आया, तो क्या हम उसको बोल सकते हैं कि तुम प्रिंटिंग भी कर लो? नहीं, उसको प्रिंटिंग का काम ही नहीं आता है। हम, मेरा और उसका कंडीशन क्या था कि वो सिर्फ बटन लगाएगा, तो बस वो बटन ही लगाएगा, वो और दूसरा काम नहीं कर सकता, बिकॉज मेरा टर्म्स एंड कंडीशन उसके प्रिंटिंग का था ही नहीं, बटन लगाने वाला था, वो सिर्फ बटन ही लगाएगा। समझ में आया? वही चीज है। क्लियर? वंशिका क्लियर हुआ? गरिमा, कोई डाउट है तो पूछो तुम लोग इस पैराग्राफ में। तो मेरे साथ रिपीट करो डेफिनेशंस जो जो है। एम्प्लॉयमेंट मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर पीपल वर्क फॉर अदर्स इन एक्सचेंज फॉर सम रेम्यूनरेशन। एम्प्लॉय क्या है? जो लोग अपने लिए काम कर रहे हैं। द पर्सन्स हु वर्क फॉर अदर्स आर नोन एज एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयर कौन होता है? जो लोगों को हायर करता है कि तुम मेरे लिए काम करो। द पर्सन्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस which engages others to work for them are known as employers. अच्छा, वेज या सैलरी क्या है? इसका अच्छा नाम क्या है? रेम्यूनरेशन। और कौन किसको देता है? एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को। द रेम्यूनरेशन गिवन बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉइज इज नोन एज वेजेस और सैलरीज। एम्प्लॉय किस हिसाब से परफॉर्म करेगा? जैसे जैसे एम्प्लॉयर बोल रहा है वो उसी के हिसाब से काम करेगा। अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है ना? चलो, हाँ, आज रिटन ही ज्यादा फायदेमंद होता है, ओरल का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, भाई कोई भी आदमी झुटला दे, है ना? भाई सेफ साइड है रिटन। तो चलो, अपना एम्प्लॉयमेंट भी हुआ। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कुछ करने का है क्या, यहां से अपने देखते हैं एक बार। When a professionally qualified person, professionally qualified, professional कौन हो गया? सीए या डॉक्टर या लॉयर, जो भी। When a professionally qualified person works as an employee, he is also said to be in employment. आज एक डॉक्टर, आज हम डॉक्टर हैं, हम अपना खुद का चैम्बर खोल रखे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर वैसे भी होते हैं जो हॉस्पिटल में जाके काम करते हैं, तो हॉस्पिटल तो उनका नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, किसी के अंडर में जाके काम कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो गया? एम्प्लॉयमेंट हो गया। समझ में आया? वही चीज। एग्जैक्टली। आज जैसे समझो हम सीए हैं, हम अपना खुद का फॉर्म खोल रखे हैं, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज सीए वाले क्या करते हैं? जॉब करते हैं ना, लोगों के यहाँ जाके, किसी कंपनी में जा रहे हैं ना जॉब करने के लिए, तब वहां पे क्या है, वो प्रोफेशनल तो है लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में है ना? वो किसी के यहाँ काम कर रखा है, काम कर रहा है, तो हम भी क्या हो गए? एक तरीके के एम्प्लॉई हो गए। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉक्टर में भी एम्प्लॉयड इन अ हॉस्पिटल हो सकता है, वो हॉस्पिटल में जाके काम कर रहे हैं। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट में भी वर्किंग एज एन अकाउंटेंट इन अ कंपनी। एंड अ लॉयर में सर्व एज अ लॉ ऑफिसर इन अ बैंक। तो बैंक में जाके क्या है, लॉ ऑफिसर के जैसे काम कर रहे हैं। तो ये सारा क्या हो गया? मेरा एम्प्लॉयमेंट हो गया, बिकॉज वो लोगों के जाके क्या है, काम कर रहे हैं, तो उसकी जो हेड है वो एम्प्लॉयर हो गए और वो लोग क्या हो गए? एम्प्लॉइज हो गया। समझ में आया?
ये नहीं कि हम सीए बन गए, हम प्रोफेशनल है तो भाई हम किसी और के जाके अंडर में काम नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं। अगर हम किसी के अंडर में जाके काम कर रहे हैं तो हम क्या हो गए, एम्प्लॉय हो गए, और मेरा बॉस क्या हो गया, एम्प्लॉयर हो। क्लियर। अब फीचर्स किसका, एम्प्लॉयमेंट का। फीचर्स अपने पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट का। देखो क्या है, सबसे पहला वेजेस और सैलरी। एम्प्लॉइज आर कंपेंसेटेड विथ वेजेस और सैलरी फॉर देयर वर्क। एम्प्लॉइज लोगों को क्या मिलता है, वेजेस या फिर सैलरीज मिलता है। तो हाँ, कंपेंसेशन मतलब उन लोग जो काम कर रहे हैं उसके बदले अपने उसको क्या दे दे। एम्प्लॉइज लोगों को क्या देते हैं अपने, वेजेस या फिर, उन लोगों का कंपेंसेशन क्या हो गया, उसका नाम क्या है, वेजेस या फिर सैलरी। और अच्छा नाम क्या हो गया, रेम्यूनरेशन। तो वेजेस बोलो चाहे सैलरी बोलो चाहे रेम्यूनरेशन बोलो, बात एक ही है। तो एम्प्लॉइज आर कंपेंसेटेड विद वेजेस और सैलरीज फॉर देयर वर्क। तो वो लोग जो भी काम कर रहे हैं उसके बदले उन लोग को किस तरीके से कंपेंसेट किया जाता है, वेजेस या फिर सैलरी देके। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। एम्प्लॉयमेंट ऑफन इन्वॉल्व्स फॉर्मल अग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स आउटलाइनिंग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द टर्म ऑफ वर्क। आज जब भी हम किसी के अंडर में जाके काम करेंगे तो सबसे पहले तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, अग्रीमेंट बनता है। वो अग्रीमेंट में क्या लिखा रहता है कि मेरे को किस तरीके से काम करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, मेरे को क्या पहन के आना है, मेरे को कब जाना है, मेरे को किस नेचर का काम करना है, मेरा काम क्या रहेगा, वही सब चीज लिखा हुआ रहता है। तो वही लिखा है, एम्प्लॉयमेंट ऑफन इन्वॉल्व्स फॉर्मल अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट। हम तुम लोग को बोले ना, अग्रीमेंट बोलो या कॉन्ट्रैक्ट बोलो, बात एक ही है। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, अग्रीमेंट होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा रहता है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टर्म्स ऑफ वर्क, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा रहता है कि आपको किस तरीके से काम करना है। अलग में एक ही है कि तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तुमको किस हिसाब से काम करना है, बस। वेजेस एंड सैलरीज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या टर्म्स इन्वॉल्व है, वेजेस एंड सैलरीज, जो कि कौन देता है किसको, एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को। और दूसरा, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, अग्रीमेंट होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज। अच्छा, उसके बाद तुम लोग 1 2 मार्क करो, फिर 4 में जो पॉइंट्स पढ़ा रहे हैं वही वही पॉइंट्स पढ़ो, करने का जरूरत नहीं, और करने का जरूरत नहीं है। देखो क्या लिखा है सुपरविजन में, द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज आर यूजुअली सुपरवाइज्ड बाय द मैनेजर्स या फिर एम्प्लॉयर्स। हम तुम लोग को क्या बोले, एम्प्लॉय अपने हिसाब से काम नहीं करेगा, कौन उसको काम बताएगा, एम्प्लॉयर या फिर मैनेजर्स बताएगा कि तुमको किस तरीके से काम करना है। बात एक ही है, एम्प्लॉयर बेसिकली आज जैसे समझो कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, समझ में आया। आज मेरा जो हेड है, जो मेरे को काम संभाल रहा है, जो मेरे को संभाल रहा है, देख रहा है कि हम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो मेरा एम्प्लॉयर हो गया या फिर मेरा सुपरवाइजर हो गया, मैनेजर हो गया, ये सब चीज हो गया, समझ में आया। तो सुपरवाइज मतलब क्या होता है, जो देख रहा है, ध्यान रख रहा है, चेक रख रहा है कि भाई ये बंदा काम ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो क्या लिखा है, परफॉर्मेंस, किसका परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कौन देखता है, मैनेजर या फिर एम्प्लॉय। और देख रहा है, एक अच्छा वर्ड क्या है, सुपरवाइज्ड, समझ में आया। द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज आर यूजुअली सुपरवाइज्ड बाय मैनेजर या फिर एम्प्लॉयर। अच्छा, ट्रेनिंग। some jobs may require specific training or education for employees to perform their task. तो कुछ कुछ जॉब, जैसे सीए का जो जॉब होता है, एमबीए का जो जॉब होता है, लॉयर का जो जॉब होता है, इन लोगों का क्या है, डॉक्टर का जो जॉब होता है, इन लोगों को क्या चाहिए, पहले तो इन लोगों को पढ़ाई पढ़ना पड़ता है, फिर इन लोगों को ट्रेनिंग लेना पड़ता है, उसके बदले इन लोग जॉब नहीं कर पाएंगे। तो लिखा रहता है सम जॉब्स में रिक्वायर, कुछ कुछ जॉब तो ऐसा भी होता है कि भाई कोई क्या है, ढाबा में जाके सर्व कर रहा है, मतलब कि प्लेट लगाओ, छोटू प्लेट लगाओ, यहाँ प्लेट लगाओ, वहां प्लेट लगाओ, तो उन लोगों को क्या पढ़ाई और ट्रेनिंग चाहिए, नहीं। लेकिन जो सीए का जॉब है, जो एमबीए का जॉब है, उन लोगों को क्या चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए और ट्रेनिंग भी चाहिए, नहीं तो उन लोगों को काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए लिखा है सम जॉब्स में रिक्वायर, कुछ जॉब्स को क्या है, ट्रेनिंग भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए फॉर एम्प्लॉयज टू परफॉर्म दैट टास्क। टास्क मतलब वर्क, वो लोग अपना काम नहीं कर पाएंगे अगर वो लोग पढ़ाई नहीं किए हैं और अगर ट्रेनिंग नहीं ली है। आज हम क्या बिना पढ़े हम सीए का जॉब कर सकते हैं क्या, नहीं कर, मेरे को समझ ही नहीं आएगा क्या है, वही चीज। अदर बेनिफिट्स, some jobs offer additional benefits some jobs offer additional benefits like health care, retirement plans, paid leave, etc. तो कुछ कुछ जॉब्स क्या है, अपना एम्प्लॉइज लोगों को फैसिलिटीज देता है, हेल्थ केयर का फैसिलिटी दे दिया, इंश्योरेंस करवा दिया कि भाई अगर आपको लग गया
तो आपका जो भी हॉस्पिटलाइजेशन का जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देगा, आपके पॉकेट से आपको कुछ भी देने का जरूरत नहीं है। रिटायरमेंट प्लान मतलब क्या हो गया कि भाई जब आप छोड़ के जाओगे, जब समझो लंबा समय तक कोई एम्प्लॉय मेरे साथ रह गया, आप छोड़ के गए, उसके बाद क्या है, हर महीने आपको पेंशन मिलता रहेगा, 2000 4000 रुपया मिलता रहेगा कि भाई आपका मैंने बुढ़ापा कट जाएगा, आपको पैसा का दिक्कत नहीं होगा। और पेड लीव मतलब क्या हो, जैसे समझो महीना का आपको हर संडे का छुट्टी तो मिलेगा ही, लेकिन उसके बदले आप 2 छुट्टी और ले सकते हो, वो 2 छुट्टी जो आप करोगे उसका पैसा नहीं कटेगा, उसका पैसा भी क्या है हम लोग आपको दे देंगे, तो दैट इज नोन एज पेड लीव। अगर आप छुट्टी भी लोगे तो हम लोग आपको पेमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब एक्स्ट्रा फैसिलिटीज होता है जो कंपनी वाला लोग क्या करता है, अपने एम्प्लॉइज को प्रोवाइड करता है। तो दीज आर एडिशनल बेनिफिट्स। तुम लोग जब बड़े हो जाओगे तब सुनोगे, इसका नाम होता है इंसेंटिव्स। इस तरीके से इन लोग क्या है, उन लोग को हेल्प करता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। क्लियर हुआ? तो अपने कितना पॉइंट पढ़े इसका, 5 पॉइंट पढ़े। तो क्या पढ़े अपने, किसका फीचर्स, एम्प्लॉयमेंट का। फीचर्स का अच्छा नाम कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला क्या था, वेजेस या फिर सैलरी। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। तीसरा सुपरविजन, कौन किसको सुपरवाइज कर रहा है, सुपरवाइज करना मतलब ध्यान रखना, एम्प्लॉयर सुपरवाइज करता है एम्प्लॉइज का परफॉर्मेंस को। फिर ट्रेनिंग, कोई कोई जॉब्स में ट्रेनिंग चाहिए होता है, एजुकेशन चाहिए होता है। और फिर अदर बेनिफिट्स, अदर बेनिफिट्स मतलब कुछ कुछ क्या है, कंपनीज लोग अपने एम्प्लॉइज लोग को एडिशनल बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। जैसे कि क्या, हेल्थ केयर हो गया, रिटायरमेंट प्लान्स हो गया, पेड लीव हो गया, ये सब। ठीक है, बढ़िया। तो अभी तक अपने क्या किए हैं, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट देखें। प्रोफेशन क्या था, मेरे साथ बोलो। द टर्म प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन which involves application of specialized knowledge and skills to earn a living. वापस से बोलो, the term profession means an occupation which involves application of specialized knowledge and skills to earn a living. प्रोफेशनल्स कौन हो गए, द पर्सन हु आर इन्वॉल्व या फिर इंगेज्ड इन प्रोफेशन। ऐसे लोग जो प्रोफेशन में इन्वॉल्व है उसको क्या बोलेंगे अपने, प्रोफेशनल्स। ये दोनों पॉइंट वापस रिपीट करो। द टर्म प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन which involves application of specialized knowledge and skills to earn a living. The persons who are engaged in profession are called professionals. इन लोग क्या करते हैं, they render personal services to their clients. वापिस बोलो, they render personal services to their clients. उन लोग का सर्विस किसके ऊपर बेस्ड है, the service is based on professional education, training and experience. बोलो, the service is based on professional education, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। प्रोफेशनल्स लोगों को क्या मिलता है, फीस फॉर देयर सर्विसेज, फॉर देयर सर्विसेज। एग्जांपल क्या हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। हम लोग क्या पढ़े थे नेक्स्ट, उसका फीचर्स, किसका फीचर्स, प्रोफेशन का। क्या क्या था, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, फॉर्मल ट्रेनिंग, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। ये तीनों वापस रिपीट करो, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, फॉर्मल ट्रेनिंग, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। फिर उनका क्या होता है, प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। ये क्या हो गया, एक तरीके का इंस्टीट्यूशन हो गया, प्रोफेशनल एसोसिएशन। इन लोग का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट मोटिव की सर्विस मोटिव, सर्विस मोटिव। फिर क्या है, इन लोग का रूल्स, अपना रूल्स होता है, क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट। वापस से पूरा बोलो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर नीचे लिख, ये स्टेप नहीं है बाबू, फीचर्स है। स्टेप अपने को लाइन वाइज लिखना पड़ता है, फीचर्स कैसे भी लिख सकते। हाँ, हर प्रोफेशन। तो अपने को ये थोड़ी ना लिखा है कि सिर्फ सीएमए कोड ऑफ कंडक्ट है, हर प्रोफेशन। बोलो मेरे साथ, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, फॉर्मल ट्रेनिंग, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन, सर्विस मोटिव, कोड ऑफ कंडक्ट। डॉक्टर, लॉयर, सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट, इंजीनियर, इन लोग क्या हो गए, प्रोफेशनल हो गए। प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब इंस्टीट्यूशन। डॉक्टर का इंस्टीट्यूशन क्या है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। लॉयर का बार काउंसिल ऑफ इंडिया। चार्टेड अकाउंटेंट्स का इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ऐसे करके क्या है, तुम लोग को पूछ सकते हैं, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया।
अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़े, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर people work for others in exchange for some remuneration। वापिस बोलो, तुम लोग बोलो, जब तक नहीं बोलेगा दिमाग में नहीं बैठेगा। Employment means an economic activity where people work for others in exchange for some remuneration। Employees कौन होते हैं, the people who work for others are known as employees। और employer कौन हो गया, head। The persons or organizations which engages others to work for them are called employers। Or the remuneration given by an employer to his employees is known as wage या फिर salary। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़े, एम्प्लॉयमेंट का फीचर्स क्या है, वेजेस और सैलरीज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, सुपरविजन, ट्रेनिंग, अदर बेनिफिट्स। वापिस बोलो, पहला क्या था, वेजेस और सैलरीज, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। वापिस बोलो, वेजेस और सैलरीज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, फिर सुपरविजन, फिर ट्रेनिंग, फिर अदर बेनिफिट्स। ठीक है, अच्छा हम लोग क्या पढ़े थे उसके पहले, बिजनेस। लास्ट क्लास में बिजनेस क्या है, बिजनेस इंक्लूड्स ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज which are concerned with production, exchange of goods and services with the object of earning profit। बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस में क्या होता है, प्रोडक्शन एक्सचेंज होता है, किसका, गुड सर्विसेज का, क्यों, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बोलो मेरे साथ, business includes all those economic activities which are concerned with production and distribution of goods and services with the object of earning profit। business एक economic activity है, क्यों, because it is undertaken for earning money and producing wealth। why is business an economic activity, because it is undertaken for earning money and creating wealth। अच्छा, बिजनेस एंटरप्राइजेस या बिजनेस फर्म्स कौन हो गए, all organizations which carry on business activities are called business enterprises या business firms। all organizations which carry on business activities are called business enterprises या फिर business firms। अच्छा ठीक है, अपने एक तो लास्ट टॉपिक ये पढ़ लेते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इन तीनों का डिफरेंस पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर मेरा खत्म हो जाएगा। टैबुलर फॉर्म में लिखा हुआ वो छोटा है, हम तुम लोगों को क्या है इस बड़ा वाला पढ़ा दे रहे हैं ताकि इनर डिटेल भी मिल जाए। ठीक है, तुम लोग अगर लर्न करना है तो तुम लोग टेबल वाला लर्न कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम थोड़ा बड़ा वाला पढ़ा दे रहे हैं ताकि अंदर का हर चीज समझ में आ जाए। ठीक है, हम शॉर्ट में बिलीव नहीं करते, जहां पे जो शॉर्ट में पढ़ना होता है उन लोगों को खुद ही बता देंगे कि इतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, ये वाला पढ़ लो। बट जहां अपने को नॉलेज चाहिए वो नॉलेज अभी अपने को गेन करना है। सबसे पहला पॉइंट, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। देखो क्या है, अ बिजनेस एंटरप्राइज इज एस्टैब्लिश्ड when an entrepreneur takes a decision to carry on some business activity। तो एक बिजनेस एंटरप्राइज, बिजनेस फर्म कब बनेगा, जब एक बिजनेस ओनर डिसाइड करेगा, जब उसके दिमाग में आइडिया आएगा कि चलो कुछ करते हैं, तभी वो बिजनेस फर्म खोलेगा। राइट, अ बिजनेस एंटरप्राइज इज एस्टैब्लिश्ड when an entrepreneur, मतलब एक बिजनेसमैन, when an entrepreneur takes a decision to carry on some business activity। तो जब एक बिजनेस पर्सन, बिजनेसमैन, एक उस जिसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, जब वो डिसीजन लेगा कि चलो एक बिजनेस एक्टिविटी किया जाए, तभी बिजनेस एंटरप्राइज या बिजनेस फर्म खुलेगा, एस्टैब्लिश होगा। इन अ प्रोफेशन ऑन द अदर हैंड, द मेंबरशिप और एनरोलमेंट ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन इज एसेंशियल। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोफेशन में क्या है, अब मेंबर लोगों को क्या करना पड़ता है, प्रोफेशनल एसोसिएशन या फिर इंस्टीट्यूशन में मेंबरशिप लेना पड़ता है। वो क्या है, असेंशियल है, मतलब मैंडेटरी है, कंपलसरी नहीं है। आई मीन सॉरी, मैंने ऑप्शनल नहीं है, वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है। In order to take up employment, a person has to enter into a contract of service। तो employment के लिए क्या करना पड़ता है, एक आदमी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ता है। किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में। तो याद रखना, एम्प्लॉयमेंट में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई में। हाँ,
कोड ऑफ कंडक्ट नहीं, वो तो रूल्स हो गया, मतलब वो प्रोफेशन के केस में यूज होता है कोड ऑफ कंडक्ट। एम्प्लॉयमेंट के केस में जो वर्ड यूज होता है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, टर्म्स एंड कंडीशंस। प्रोफेशन में क्या है, हर प्रोफेशनल एसोसिएशन जिसका दूसरा नाम इंस्टीट्यूशन है, मेंबर लोगों को क्या करना पड़ता है, मेंबरशिप लेना पड़ता है। मेंबरशिप का दूसरा नाम इनरोलमेंट, इनरोलमेंट करना पड़ता है, मेंबरशिप लेना पड़ता है। और ये जरूरी है कि ऑप्शनल है, जरूरी है। और बिजनेस एंटरप्राइज कब स्टैब्लिश होता है, जब एक एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है कि चलो कोई एक बिजनेस एक्टिविटी करते हैं। एंटरप्रेन्योर साइलेंट मतलब एक अलग है, ए से नहीं होता है, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्राइज वाला एंटरप्रेन्योर, समझ में आया? तो अपने को ये पूरा पैरा पढ़ना पड़ेगा कि क्या पढ़ रहे हैं अपने, डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस, कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। पहला समझ में आया, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट की एस्टैब्लिशमेंट का मोड क्या है। बिजनेस के केस में एंटरप्रेन्योर को डिसीजन लेना पड़ेगा, प्रोफेशन के केस में मेंबरशिप, क्या मेंबरशिप लेना पड़ता है प्रोफेशनल एसोसिएशन का, और एम्प्लॉयमेंट के केस में कॉन्ट्रैक्ट बनना पड़ता है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बनता है एम्प्लॉय का, तभी वो काम पे जा सकता है। चलो दूसरा, नेचर ऑफ वर्क। A business exists to provide goods and services to satisfy human wants. Business exist क्यों करता है, goods and services देने के लिए, और goods and services से क्या होगा, human का want satisfy होगा। तो business exist करता है goods and services देने के लिए, और इससे क्या होगा, human का wants satisfy होगा। On the other hand, a professional क्या करता है, personal services देता है, किसको, clients को। प्रोफेशनल क्या करता है, पर्सनल सर्विसेज देता है, किसको, क्लाइंट्स को। An employee performs the work assigned by the employer under the contract of service. Employee क्या करता है, employer उसको जो काम देता है वही काम क्या करना पड़ता है, उसको करना पड़ता है। और employer क्या कोई भी काम दे देगा कि उससे जो कॉन्ट्रैक्ट में मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वही काम देगा, वही काम देगा जिससे बात हुआ है, जैसा काम का बात हुआ उसको वैसा ही काम देगा। ये नहीं कि उसको कोई उल्टा पुल्टा कुछ भी काम दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं। तो पहला क्या पढ़े आपने, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, दूसरा नेचर ऑफ वर्क, थर्ड अपने क्या पढ़ेंगे, क्वालिफिकेशन। अच्छा, नो फॉर्मल एजुकेशन इज कंपल्सरी इन ऑर्डर टू कैरी अ बिजनेस। आज अगर मेरे को बिजनेस चलाना है तो जरूरी नहीं है कि हम सीए का पढ़ाई पढ़े, एमबीए का पढ़ाई पढ़े, हो सकता है हम 10th पास है, हो सकता है हम 12th पास है, उसके बाद भी क्या कर सकते हैं, हम बिजनेस कर सकते हैं। समझ में आया? तो बिजनेस के लिए कोई पर्टिकुलर मेरे को डिग्री लेने का जरूरत नहीं है ना। आज से बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, 12th पास कर लेते हैं, उसके बाद लड़के लोग जनरली क्या करते हैं, अपने पापा के बिजनेस में घुस जाते हैं ना। क्या वो लोग सीए का, एमबीए का, एलएलबी का, डॉक्टर का क्या कोई डिग्री ले रहे हैं, नहीं ले रहे। तो बिजनेस के लिए अपने को क्या है, कोई फॉर्मल पढ़ाई पढ़ने का जरूरत नहीं, बट फॉर अ प्रोफेशनल स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग आर एसेंशियल। लेकिन एक प्रोफेशनल को क्या करना पड़ता है, वो पढ़ाई और वो ट्रेनिंग लेना पड़ता है। नहीं कर पाएगा। आज मेरे पापा का सीए फर्म है, आज समझो, और हम सीए नहीं किए हुए तो हम वहां जाके काम ही नहीं कर पाएंगे, कोई मतलब ही नहीं है ना, मेरे पास डिग्री नहीं है तो ठीक है। अगर मेरे को करना है काम, एक्सपीरियंस लेना है, तो वो मेरे पापा का है, हम कर सकते हैं, लेकिन कहीं और कर सकते हैं क्या, वो तो चलो मेरे पापा का है तो हम कर लेंगे, लेकिन कहीं और तो नहीं कर पाएंगे ना। बट फॉर अ प्रोफेशनल, प्रोफेशन में क्या है, स्पेशलाइज्ड पढ़ाई जो है वो करना पड़ता है, और ट्रेनिंग भी मैंडेटरी है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर एवरी प्रोफेशन। प्रोफेशन में घुसने के लिए क्या है, वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th तो तुमको करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही क्या है, अपने प्रोफेशन में एंट्री ले सकते हैं, वही रेस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला पॉइंट। इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब। देखो इस लाइन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन का मतलब क्या हो गया, ये लाइन वापस से पढ़ो। इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट the required qualifications depend upon the nature of the job। आज हम तुम लोग को क्या बोले, आज समझो हम नॉर्मल 12th पास है, हम नॉर्मल बीकॉम पास है, तो मेरे को वही छोटा मोटा नौकरी मिलेगा, 10,000 का नौकरी, 15,000 का नौकरी, 20,000, 30,000 का नौकरी, है ना। अच्छा, तो क्या है, वो भी एम्प्लॉयमेंट है। अगर समझो हम कोई सीए के ऑफिस में, मैंने कंपनी में, हम सीए कंपनी में क्या है, काम करने के लिए जा रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो अगर आज हम एक सीए की कंपनी में जा रहे हैं तो मेरा मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मेरे को
सीए होना पड़ेगा, है ना। और अगर समझो नॉर्मल ऐसे ही कोई छोटा मोटा जॉब में जा रहे हैं तो वहां पे तो क्या है, मेरा बीकॉम पास होने से, 12th पास होने से हो जाएगा। तो देखो क्या लिखा है, इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के केस में क्या है, द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब। तो वो मेरे जॉब के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे को क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। आज अगर हम जाके कंपनी में भी काम, हम सीए, हम कंपनी में भी जाके काम कर रहे हैं, तो हम तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो मेरे को मिल रहा है ना, वो एम्प्लॉयमेंट ही तो हो गया ना कि हम किसी और के अंडर में जाके काम कर रहे हैं। बट वहां पे क्या मेरे को क्वालिफिकेशन चाहिए कि मेरा सीए होना चाहिए, बिकॉज हम एक सीए कंपनी में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल छोटा मोटा ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं तब क्या है, मेरे को कोई प्रोफेशनल पढ़ाई पढ़ने का जरूरत नहीं है, हम नॉर्मल 12th पास है तो भी मेरा क्या चलेगा। तो वो जॉब के ऊपर में डिपेंड करता है कि मेरा क्वालिफिकेशन क्या हो, राइट। क्लियर हुआ? अच्छा, अब पॉइंट नंबर 5 में आओ। कहाँ है 5? हाँ, पूरा करने का जरूरत है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट देखो क्या लिखा है, एवरी बिजनेस रिक्वायर्स कैपिटल डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन। हर बिजनेस को क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तुम बहुत बड़ा, मैंने नेचर एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या हो गया, बहुत बड़ा लार्ज स्केल में अपने काम कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा, स्मॉल स्केल में काम कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट कम लगेगा, है ना। वही चीज है, स्केल ऑफ ऑपरेशन जो भी काम कर रहे हैं। आज क्या है, एक हम, मेरा काम है शर्ट बनाना, तो मेरा ऑपरेशन क्या है, हम जो बना रहे हैं, मेरा काम ही है वो, वही चीज है। तो एवरी बिजनेस रिक्वायर्स कैपिटल, हर बिजनेस को क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर हम लार्ज स्केल में ऑपरेट कर रहे हैं, लार्ज ऑपरेशन मतलब अगर हम लार्ज स्केल में काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं तो ज्यादा कैपिटल चाहिए। स्मॉल स्केल में ऑपरेट कर रहे हैं तो मेरे को कम कैपिटल चाहिए, मिनिमम कैपिटल चाहिए, लेस कैपिटल चाहिए। A professional also has to invest some capital to, क्या लिखा था, to establish an office for rendering services। आज हम सीए हैं, हम डॉक्टर है, हम लॉयर है, तो मेरा भी तो ऑफिस चाहिए, मेरे को ऑफिस भी अपना सुंदर बना के रखना पड़ता है, तो मेरा कैपिटल क्या है लगेगा, मेरे को इन्वेस्टमेंट चाहिए। देर इज नो नीड फॉर कैपिटल इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आज लेकिन हम किसी के अंडर में जा रहे हैं काम करने के लिए, आज हम सीए के कंपनी में जा रहे हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं काम करने के लिए, तो मेरे को वहां पे क्या डेस्क लगाना पड़ेगा, कि मेरा एसी लगाना पड़ेगा, कि मेरे को मेरा लैपटॉप, कुछ नहीं, सब वही लोग प्रोवाइड करेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट के केस में मेरे को कोई भी पैसा खर्चा करने का जरूरत नहीं है। समझ में आया? चलो ठीक है, तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट। अच्छा, उसके बाद रिवॉर्ड में आ जाओ, उसके बाद रिवॉर्ड में आ जाओ। रिवॉर्ड में क्या लिखा है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ अ बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन का रिवॉर्ड क्या हो गया, प्रॉफिट, while professional fee is the reward of a professional। The reward in case of employment is wages or salaries। यहां तक मार्क करो। तो बिजनेसमैन लोगों, बिजनेसमैन, बिजनेस के केस में रिवॉर्ड क्या हो गया, प्रॉफिट। प्रोफेशन के केस में रिवॉर्ड क्या हो गया, प्रोफेशनल फीस। और एम्प्लॉयमेंट के केस में रिवॉर्ड क्या हो गया, वेजेस या फिर सैलरीज, और अच्छा नाम रेम्यूनरेशन। तो रिवॉर्ड हुआ। अपना नेक्स्ट पॉइंट है फिर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट क्या बोल रहा है, देखो, इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफर ओनरशिप इंटरेस्ट इन बिजनेस। आज मेरे पापा क्या है, बिजनेस कर रहे हैं, अब रिटायरमेंट ले लिया, अब उनका मन नहीं है बिजनेस करने का, वो क्या करेंगे, अपना बेटा को थमा देंगे कि मेरे बदले में अब तुम ये बिजनेस चलाएगा। तो इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफर ओनरशिप इंटरेस्ट इन बिजनेस, बट नो सच ट्रांसफर इज पॉसिबल इन केस ऑफ प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आज हम सीए है, मेरा मन नहीं है, नहीं मेरे को सीए का डिग्री अच्छा नहीं लग रहा है, एक काम कर, तुम मेरे बदले में क्या है, सीए का डिग्री ले लो, तुम, तुम्हारा हो गया, अब तुम सीए हो गए। ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ, एग्जैक्टली। एम्प्लॉयमेंट, आज हम क्या है, कोई कंपनी में जाके जॉब कर रहे हैं, है ना, एम्प्लॉयमेंट हो गया, वो किसी के लिए हम काम कर रहे हैं। मेरा मन नहीं किया, हम एक दिन बाद क्या किया, अपनी मम्मी को भेज दी, क्या एक काम करो, आज आप जाके काम कर लो मेरे बदले में, क्योंकि आज मेरा ठीक नहीं लग रहा है मेरे को थोड़ा। तो क्या ये हो सकता है, मेरे बदले में क्या मेरे मम्मी या मेरा भाई या मेरे पापा जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो बिजनेसेस के केस में पॉसिबल है कि हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं ओनरशिप इंटरेस्ट, लेकिन प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के केस में ये चीज पॉसिबल नहीं है, मेरे को पर्सनल सर्विस देना पड़ेगा। क्लियर? तो आपने क्या 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 पढ़े, अपना टॉपिक क्या था, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच का डिफरेंस या फिर डिस्टिंक्शन। पहला पॉइंट क्या था, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट।
दूसरा नेचर ऑफ वर्क, तीसरा क्वालिफिकेशन। क्या बिजनेस के केस में क्या कोई फॉर्मल एजुकेशन चाहिए? नहीं चाहिए, लेकिन अपने को प्रोफेशन के केस में चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट के केस में तो वो डिपेंड करेगा कि अपने को कैसा जॉब मिल रहा है, उस हिसाब का पढ़ाई अपने को करना पड़ेगा। फिर अपने क्या पढ़े, फोर्थ पॉइंट, रिवॉर्ड। बिजनेस के केस में रिवॉर्ड क्या है? प्रॉफिट। प्रोफेशन के केस में रिवॉर्ड क्या है? प्रोफेशनल फीस। और एम्प्लॉयमेंट के केस में रिवॉर्ड क्या है? वेजेस या फिर सैलरी। और फिर अपने क्या पढ़े? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। बिजनेस के केस में अपने ओनरशिप इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, बट प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के केस में अपने इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। क्या बोल रही हो गरिमा? हाँ, इन्वेस्टमेंट भी अपना एक पॉइंट था। अब बिजनेसेस के केस में क्या है? इन्वेस्ट करना पड़ता है। प्रोफेशनल को भी क्या, अगर वो अपना खुद का खोल रहा है तो उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के केस में कोई भी इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं, एम्प्लॉय क्यों इन्वेस्ट करेगा, है ना? तो वही चीज है। क्लियर हुआ? ये सारा डिस्टिंक्शन था। अपना ये चैप्टर खत्म हो गया है, अब इस चैप्टर में कुछ भी बाकी नहीं है। तुम लोग को अगर इस टेबल से पढ़ना है तो तुम लोग इस टेबल से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लास एंड कर रहे हैं हम।